गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं आपका कुलदीप भैया। हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान की कक्षा। आपको जैसे पता ही होगा कि आपके कक्षा 10 में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 है। भाग 1 कहाँ गया? आपको पता है कि आपने भाग 1 कहाँ पढ़ लिया? कक्षा 9 में। तो कक्षा 10 जो कि आपकी परीक्षा है, तो कक्षा 10 के हम आने वाले 7 दिनों के अंदर सामाजिक विज्ञान की सारे विषय पढ़ने जा रहे हैं। चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे इतिहास हो। तो हमारा लक्ष्य है आज से 7 दिन। 7 दिन में हमें कवर कितना करना है? 100% कवर करना है। 100% कम से कम नंबर एग्जाम में बोर्ड में कितने आने चाहिए? 97। तो 7 दिन में 100% कवर और 97% मार्क्स, बस यही लक्ष्य है। तो हम शुरू करते हैं। अब आपको पता है कक्षा 10 में जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें 8 चैप्टर्स हैं। आपको पता है इस पूरी किताब में 8 चैप्टर है। सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर, संघवाद दूसरा चैप्टर, लोकतंत्र और विविधता तीसरा चैप्टर, जाति धर्म और लैंगिक मसले चौथा चैप्टर, जनसंघर्ष और आंदोलन पांचवा चैप्टर, राजनीतिक दल छठवां चैप्टर, लोकतंत्र के परिणाम सातवां चैप्टर और लोकतंत्र की चुनौतियां। इनको हमें कंप्लीट करना है 3 दिन में। 3 दिन में इसको कंप्लीट, तो आज और अगले 2 दिन में इन 8 चैप्टर को करना है कंप्लीट। तो तैयार हो 100% कवरेज के लिए और 97% मार्क्स लाने के लिए। तो अपन शुरू करते हैं। पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत गई। मैं अगली क्लास में आपके उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तो पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। अब ध्यान से समझना, यह चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है। एनसीईआरटी बुक्स की सबसे अच्छी बात है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को वो सीधे शुरू नहीं करते, कहानी सुनाते हैं। उस कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग अपने आप सोचना शुरू करता है। तो ये टॉपिक है सत्ता की साझेदारी और इसमें कहानी 2 देशों की, 2 भाइयों की नहीं, ये कोई फिल्म थोड़ी बॉलीवुड की, 2 देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका। इन 2 देशों की कहानी है सत्ता की साझेदारी। इसमें 2 देश किसी ने सत्ता की साझेदारी की, एक देश जिसने सत्ता की साझेदारी नहीं की। तो जिस देश ने सत्ता की साझेदारी की उसके साथ क्या हुआ और जिसने सत्ता की साझेदारी नहीं की उसके साथ क्या हुआ। तो आपको बस पूरे लेक्चर में बने रहना, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम के पास। तो यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, जो हमारे हरियाणा के जनसंख्या की आधी है। ये सब मैंने अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ है और ये हरियाणा से भी आधा है जनसंख्या में। अब समझो बेल्जियम में, अगर हम बेल्जियम के नक्शे की तरफ देखते हैं तो ये बेल्जियम का जो पीले रंग का क्षेत्र बना है इसे कहते हैं फ्लेमिश क्षेत्र। अगर हम इसमें हमें देखना है बेल्जियम की जातीय बुनावट, कौन कौन सी जाति भाषा धर्म के लोग रहते हैं, इसे कहते हैं जातीय बुनावट, एथनिक कॉम्पोजिशन। तो अब ये जो पीले रंग का है ये फ्लेमिश क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? फ्लेमिश। और यहां डच बोलने वाले लोग रहते हैं, ये फ्लेमिश है। और ये जो लाल रंग से इसको बोलते हैं वेलोनिया। तो आपको शायद बेल्जियम का मैप दिख रहा होगा, ये फ्लेमिश क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वेलोनिया क्षेत्र दिख रहा होगा। फ्लेमिश में कौन रहते हैं? डच बोलने वाले लोग, जो पूरे बेल्जियम की जनसंख्या का 59% है। जबकि ये जो दक्षिणी भाग है वेलोनिया, यहां फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, जो पूरे बेल्जियम का 40% है। तो मुझे बताओ पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक ज्यादा संख्या वाले कौन होंगे? डच। और अल्पसंख्यक कम संख्या वाले कौन से होंगे? फ्रेंच। ये बेल्जियम, याद रखना एक पॉइंट। इसके अलावा यहां ब्लूइश जो कलर है, यहां जर्मन लोग रहते हैं, जो पूरे बेल्जियम की जनसंख्या का 1% है। तो बच्चों समझ में आ गया बेल्जियम की कहानी है। बेल्जियम को हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र और वेलोनिया क्षेत्र। फ्लेमिश में कौन रहते हैं? डच रहते हैं, जो पूरे बेल्जियम का 59% है। और वेलोनिया में फ्रेंच रहते हैं, बोलने वाले लोग रहते हैं, जो पूरे बेल्जियम का 40% है। बचे हुए जो इक्का दुक्का है वो जर्मन है। तो है ना बहुत सारी वैरायटी, डच फ्रेंच जर्मन। और मैं आपसे पूछूं कि बेल्जियम में ज्यादा लोग कौन से हैं? तो बेल्जियम में ज्यादा लोग डच है 59, कम कौन है? फ्रेंच, उससे भी कौन कौन है? जर्मन। ये दिमाग में रखना सारी बातें। अब चलते हैं बेल्जियम की राजधानी, ये दिख रहा है कैपिटल, राजधानी ब्रुसेल्स।
तो अब बेल्जियम में अगर हम राजधानी की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। जो फ्रेंच पूरे बेल्जियम में अल्पसंख्यक है, वो ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक हो जाते हैं, 80% है। तो ब्रुसेल्स राजधानी में फ्रेंच की संख्या 80% है। और जो डच बोलने वाले लोग, जो पूरे बेल्जियम का 59% है, यहां बहुत कम है, 20%। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं पूछूं बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन, आप बोलोगे डच बोलने वाले। बेल्जियम में अल्पसंख्यक कौन, फ्रेंच बोलने वाले। पर राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन, फ्रेंच बोलने वाले। और अल्पसंख्यक कौन, डच। तो मामला बदल गया। जो देश में बहुसंख्यक है वो राजधानी में बहुसंख्यक, वो जो देश में अल्पसंख्यक है वो राजधानी में बहुसंख्यक है, और जो देश में बहुसंख्यक है वो राजधानी में अल्पसंख्यक है। अब और भी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो फ्रेंच बोलने वाले, जो पूरे देश में बहुत कम है पर राजधानी में कब्जा है जिनका, वो ज्यादातर अमीर होते गए। उन्होंने ज्यादातर अवसरों का खुद लाभ उठाया और अमीर हो गए। तो फ्रेंच बोलने वाले, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में तो लिखा आ ही रहा होगा। तो फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 80% है। इंग्लिश का लेक्चर अलग रिकॉर्ड किया गया है, वो अलग मिलेगा, ये हिंदी भाषी लोगों के लिए। जबकि जो डच बोलने वाले हैं वो गरीब है। तो ये बेल्जियम की हालात भी समझ में आ गए कि बेल्जियम से ज्यादातर रिसोर्सेस, ज्यादा संसाधन, ज्यादा पैसा फ्रेंच वालों के पास है, कम पैसा डच के। तो ये बेचारे तो नाराज हो गई कि बेल्जियम में ज्यादा हम, 59%, ये कम, और ये हमसे आगे निकल गए। तो इससे क्या होने लगा, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। पूरा 1950 का दशक, पूरा 1960 का दशक। तो पूरा 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले आपस में लड़ते रहे, लड़ेंगे ही। संख्या इनकी ज्यादा, राजधानी में ये ज्यादा, संख्या इनकी ज्यादा, पैसा इनके पास ज्यादा। तो लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, टकराव, संघर्ष होना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और सबसे ज्यादा टकराव इनकी राजधानी में था। क्यों? क्योंकि जो पूरे देश में बहुसंख्यक थे वो राजधानी में अल्पसंख्यक हो जाते थे। तो पूरे बेल्जियम में किन दो भाषाओं के बीच झगड़ा चलता रहता था, तो डच और फ्रेंच। ये झगड़ा सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता था, ब्रुसेल्स में, क्योंकि स्थितियां बदली हुई थी। क्लियर हो गया? चलो, बेल्जियम में क्या हुआ झगड़े का, ये कभी खत्म हुआ कि और बढ़ गया, क्या हुआ, ये कहानी बाद में देखेंगे। अब इस कहानी को यहीं रखते हैं। अब चलते हैं दूसरे देश के पास, श्रीलंका। तो अब देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ, यहां की जाति बुनावट देखते हैं। तो श्रीलंका में अगर हम जाति बुनावट देखें तो श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के दक्षिण में, कहां, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण में, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, बिल्कुल हरियाणा के बराबर। बेल्जियम में हरियाणा की आधी थी, 1 करोड़ थी बेल्जियम की, श्रीलंका में 2 करोड़। अब इसकी कहानी देखते हैं। श्रीलंका कहाँ है, तमिलनाडु के दक्षिण में। श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ है और एक भारत के किस राज्य के बराबर पॉपुलेशन रखता है, हरियाणा की। अब यहां देखते हैं क्या हुआ। तो यहां सबसे ज्यादा सिंगली भाषा वाले, किस भाषा के लोग रहते हैं, सिंगली। और इस सिंगली भाषा वाले किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध को। बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन थे, डच भाषा बोलने वाले। श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन है, सिंगली भाषा बोलने वाले, और ये सिंगली बौद्ध धर्म के भाषा। ये कितने हैं, 74%। तो पूरे श्रीलंका में किसका बहुमत होगा, सिंगली का। दूसरे नंबर पे आते हैं तमिल। तमिल में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, ये 18% है। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस भाषा के लोग रहते हैं, सिंघल भाषा के, 74%। दूसरे नंबर पर कौन, तमिल। ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ये तो बेल्जियम जैसी कहानी है, अलग अलग भाषा के लोग। और तीसरे नंबर पे आते हैं ईसाई, ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, ये 7%। तो जैसे बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन होते थे, 3 अलग अलग भाषा वाले, ऐसे ही यहां पर भी 3 अलग अलग भाषा और धर्म वाले। बौद्ध सिंगली थे, हिंदू मुस्लिम तमिल थे, और ईसाई 7%। तो यहां भी जाति बुनावट में बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो जो लफड़ा, जो लड़ाई बेल्जियम में होने वाली थी वो यहां तो होके रहेगी। जब भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग होंगे तो वो लड़ेंगे ही। पर यहां भी देखते हैं क्या हुआ। अब जो तमिल थे, तमिल भी 2 तरह के, एक श्रीलंका के तमिल जो श्रीलंका में पैदा हुए वो 13%। टोटल तमिल कितने थे, 18। टोटल तमिल थे 18%। इसमें से श्रीलंका के तमिल वाले कितने थे, 13%।
और भारत से आए हुए तमिल कितने थे? 5%। तो टोटल जो तमिल 18% थे, उसमें 13% श्रीलंकन और 5% भारतीय। तो ये हमने पढ़ लिया। तो क्या श्रीलंका में भी जातीय बुनावट बहुत जटिल थी? बिल्कुल। यहां सिंगली भाषा बोलने वाले बौद्ध भिक्षु, यहां तमिल बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम, और अंग्रेजी बोलने वाले ईसाई रहते थे। तो ये श्रीलंका की जातीय बुनावट रही। अब समझना यहां क्या हुआ। यहां श्रीलंका वाले, अब यहां ध्यान से देखना, ये जो तमिल वाले लोग हैं ना, ये श्रीलंका में पूरे, देखो ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका सिंघली भाषा बोलने वालों का है, जो बौद्ध थे। और ये वाला जो उत्तर और पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको बोलते हैं पूर्वी दिशा, यहां रहते हैं तमिल भाषी। तो जो तमिल वाले लोग रहते हैं वो कहां रहते हैं? उत्तर पूर्व में। बाकी श्रीलंका में कौन रहते हैं? सिंघली। जैसे अपन ने वहां क्या पढ़ा था, फ्लेमिश में कौन रहते हैं? डच बोलने वाले। विलोनिया में कौन रहते हैं? फ्रेंच बोलने वाले। तो जैसे वहां इलाके बटे थे, ऐसे यहां पर भी इलाके बटे हुए। अब क्या हुआ, 1948 में जाकर श्रीलंका आजाद होता है, भारत 47 में हुआ, वही आसपास श्रीलंका भी 48 में हो गया। श्रीलंका में 1956 में कानून बना, 56 में, और ये कानून बहुसंख्यकवादी कानून है। इस कानून को बहुसंख्यकवादी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल बहुसंख्यक का ध्यान रखा गया, जो कि सिंगली। बहुसंख्यक कौन थे? सिंगली 74%, तमिल 18, ईसाई 7, तो बाकी सब क्या हो गए? अल्पसंख्यक। सिंगली कौन हो गए? बहुसंख्यक। बौद्ध धर्म मानने वाले कौन हो गए? बहुसंख्यक। तो ये कानून किसका भला करने वाला होगा? बहुसंख्यक। इसलिए इस कानून को क्या बोला गया? बहुसंख्यकवादी। अब समझो इसमें क्या हुआ। इसमें बोला गया केवल सरकारी कामकाज में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी? सिंगली। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा। उन्होंने कहा तमिल को हम सरकारी कामकाज में यूज ही नहीं करेंगे। कितनी गलत बात है। रहते तो तमिल भी थे, पर केवल बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? सिंगली भाषा को। यही नहीं, और भी देखो, शिक्षा में भी सिंगली को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, और नौकरियों में भी सिंगलों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो शिक्षा में भी सिंगलियों को, नौकरियों में भी सिंगलियों को। तो सरकारी कामकाज में सिंगलियों को, शिक्षा में सिंगलियों को, नौकरियों में सिंगलियों को। तो किसको बार बार उपेक्षित, नजरअंदाज किया जा रहा? तमिल। तमिल को कोई पूछ ही नहीं रहा, श्रीलंका में रहते तो वो भी थे। इसके अलावा बढ़ावा केवल किस धर्म को दिया जाएगा? बौद्ध धर्म को। जबकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म केवल सिंघली थे, जबकि तमिल हिंदू थे या और मुस्लिम थे और ईसाई थे। तो ना हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ना इस्लाम को बढ़ावा दिया जाएगा, और ना ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, केवल और केवल बौद्ध धर्म को। इसलिए इस कानून को बोला गया बहुसंख्यक, क्योंकि ये केवल सिंगलियों की बात सुनता है। जब ये 1956 में 1956 में कानून आया तो तमिल लोग खुश हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। उनके लिए कुछ था ही नहीं, नौकरी नहीं, शिक्षा नहीं, उनके धर्म को नहीं, तो वो नाराज हो गए। तमिल हो गए नाराज, आंदोलन, हड़ताल करने लगे कि हमें नहीं चाहिए कानून, गलत कानून है, इसमें हमारे लिए कुछ है नहीं, सब कुछ सिंगलियों के लिए है, सब कुछ बौद्धों के लिए, हम लोग कहां जाएंगे। तमिलियों ने नाराज हो गए। तमिलियों को समझ में आ गया कि भैया जो बाकी राजनीतिक पार्टी है जो सिंगलियों की है, वो हमारे कल्चर को, हमारी भाषा का, तमिल भाषा का सम्मान नहीं करेगी, हमारे कल्चर हिंदू और इस्लाम का सम्मान नहीं करेगी, और हमारी के लिए संवेदनशील ही नहीं है, असंवेदनशील है। तो तमिल को एक बात समझ में आ गया कि भाई सिंगलियों की पार्टी से कुछ मत मांगो। ऐसी सरकार से क्या मांगना जिसमें नेता सिंगली है? वो नेता तो अपने सिंगलियों के लिए कानून बनाएंगे। ऐसे नेताओं से क्या मांगना जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो तो बौद्ध धर्म के लिए बनाएंगे। तो हमें इनसे लेना ही देना नहीं, हम क्या करेंगे? खुद की पार्टी बनाएंगे। तो ये तमिलियों को समझ में आ गया कि ये जो पार्टी हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या किया? खुद की पार्टियां बना दी, खुद की। अब इनने पार्टी बनाई, सोचा होगा चुनाव लड़ेंगे, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो अपनी कुछ मांगे पूरी करें। अब इनकी मांग क्या? तमिल की। आप लोग मुझे बताना इनकी मांग अच्छी है कि बुरी है, सही है कि गलत है। पहली मांग, सरकारी कामकाज में तमिल को भी प्रयोग में लाया जाए। 1956 के कानून में क्या बोला गया? केवल सिंगली ही सरकारी भाषा, राजभाषा होगी। इन्हें कहा नहीं, सिंगली के साथ साथ किसको? तमिल, क्योंकि हमें तो सिंगली आती नहीं, हमें तो तमिल आती है। तो हम किस में कामकाज, हम सरकार को लेटर किस में लिखेंगे, हम आवेदन किस में लिखेंगे? तमिल में लिखेंगे। पहली मांग सही की गलत बच्चों कमेंट करके बताओ। दूसरा, हमें कुछ क्षेत्र चाहिए। उन्हें पता था कि भैया यहां तो सिंगली रहते हैं, यहां कौन रहते हैं? सिंगली।
हमें क्या करो, यहां पर अपना शासन चलाने दो। जैसे बेल्जियम में था ना फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन, ऐसे ने कहा ये रीजन तमिलों को दे दो, मतलब अलग नहीं करो श्रीलंका से, श्रीलंका में दे दो और हमें चलाने दो। जैसे आपको पता होगा बंगाली लोग कहाँ रहते, पश्चिम बंगाल में, और वो अपना शासन खुद करते, ममता बनर्जी वहां पर है। तमिल लोग कहाँ रहते, तमिलनाडु में, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन है, वो अपना शासन चलाते हैं। तो अलग छोटे छोटे क्षेत्र हमने बांट दिए जिनको राज्य बोलते हैं। तमिल ने कहा ऐसी छोटा सा क्षेत्र हमें दे दो और इसका नाम दे दो स्वतंत्र तमिल ईलम। ईलम मतलब सरकार। तो पहली डिमांड थी कि हमारी भाषा को राजभाषा बना दो। दूसरी डिमांड थी कि हमें एक स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब स्वायत्त, स्वतंत्र शब्द नहीं, गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं, ये क्या कह रहे, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब हमें कुछ पावर, जैसे भारत में मध्य प्रदेश की सरकार, भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत में बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकार, ये सब स्वायत्त सरकार है। स्वायत्त मतलब इन्हें स्वतंत्रता है खुद की सरकार चलाने की। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम श्रीलंका से अलग हो जाएंगे, जैसे भी कुछ लोग क्या कहते हैं पंजाब से खालिस्तान अलग कर दो। ये स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, ये श्रीलंका से अलग होने की मांग नहीं कर रहे थे, ये श्रीलंका में ही रहकर अपनी एक राज्य सरकार बनाने की मांग कर रहे थे। और इस सरकार का नाम क्या रखते, स्वतंत्र तमिल ईलम। तीसरी मांग क्या थी कि शिक्षा रोजगार में सिंघली और तमिलियों को समान भागीदारी दो, कि भाई अगर सिंघली को प्राथमिकता दे रहे हो तो तमिलों को क्यों नहीं। तो तमिलों ने इन सारी मांगों के साथ अपनी पार्टी बनाई। आप कमेंट्स करके बताओ क्या तमिल की ये मांग सही है कि गलत है, क्योंकि रहते तो सिंघली ज्यादा है, तो ये लोग मांग क्यों मांग रहे। जैसे भारत में हिंदू ज्यादा है 80%, मुस्लिम कम है 14-15%, तो क्या होना चाहिए, मुस्लिम को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्या उन्हें नौकरी शिक्षा में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्या उन्हें पार्टी में भागीदारी मिलनी चाहिए, सोच के बताओ। तो ये श्रीलंका में हुआ। अब हुआ क्या, इनकी सारी मांगे अस्वीकार कर दी। तमिलियों की सारी मांग श्रीलंका में मानने से मना कर दिया, बोले कोई मांग नहीं, केवल सिंघलियों का शासन चलेगा। तो वहां हो गए गुस्सा। सिंघलियों को लगा कि तमिल क्या करेंगे, ये तो मात्र 18% है, हमारी संख्या ज्यादा 74, ज्यादा करेंगे भगा देंगे। हम तो 74% है ना, 18% तमिल क्या बिगाड़ लेंगे। सिंघलियों ने कहा फूटो यहां से, कुछ नहीं सुनेंगे। तमिल हो गए नाराज और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। तमिल वर्सेस सिंघलियों की लड़ाई शुरू हो गई। लाशें बिछी, लाशें, ये देखो लाशें, दोनों। ऐसा नहीं है कि केवल तमिल मरे होंगे, नहीं, दोनों पक्ष के हजारों। आप गूगल करना, वहां 1 लाख लिखा होगा, 1 लाख लोग मारे गए। तो जब तमिल की बात सिंघलियों ने नहीं मानी तो गृह युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्ष से, तमिल का सिंघली दोनों का नुकसान हुआ। न कितने लोगों को श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा, और जब दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी। तो जब श्रीलंका वालों ने देश छोड़ा, अब देखो कहां छोड़ा होगा, समझो क्या हुआ होगा श्रीलंका में। देखो सुनो, यहां कौन रहते हैं, सिंघली। तो यहां जितने तमिल रहते होंगे उनको भगा दिया गया होगा, और यहां जितने सिंघली रहते होंगे उन्हें भगा दिया होगा। यहां तमिलों की हत्या की होगी क्योंकि यहां सिंघली रहते हैं, और यहां तमिलों ने सिंघलियों की हत्या की। तो जहां तमिल ज्यादा थे वहां सिंघलियों की मारकाट शुरू, और जहां सिंघली ज्यादा थे वहां तमिलों की मारकाट शुरू। गृह युद्ध शुरू, लोग देश छोड़ छोड़ के शरणार्थी बन गए। और 2009 तक ये पूरा युद्ध चलता रहा। ये 1980 की दशक से, कब से शुरू हुआ ये, 1980 से। तो श्रीलंका में सिंघलियों ने तमिल को ना तो नौकरी में हिस्सा दिया, ना शिक्षा में हिस्सा दिया, ना किसी तरह की स्वायत्तता दी, ना उनकी भाषा को सम्मान दिया। तो परिणाम क्या हुआ, 1980 से 2009 तक लगभग 25-30 साल तक लगातार वहां मारकाट चलती रही। समझ में आ गया। तो श्रीलंका ने कहा हम सत्ता में साझेदारी नहीं देंगे, हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे। श्रीलंका को भुगतना पड़ा गृह युद्ध। अब चलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में कितनी लड़ाई चल रही थी। बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, समझ में आ गया। सिंघली वहां पर बहुसंख्यकवादी थे, 74% थे। कानून केवल अपने लिए, नौकरी खुद के लिए, शिक्षा खुद के लिए, भाषा भी खुद की, धर्म भी खुद का। तमिलों को नजरअंदाज किया, लड़ाई हुई, हिंसा हुई, मारे गए लोग। श्रीलंका बहुत पिछड़ गया। आज श्रीलंका देखो बर्बाद हो चुका है। अब चलते हैं बेल्जियम के पास। क्या किया बेल्जियम ने, बेल्जियम के पास वापस आते हैं। बेल्जियम ने भी अपना कानून लाया। श्रीलंका 1956 में कानून लाया, बेल्जियम ने भी अपना कानून बदला 4 बार। यहां लड़ रहे थे, अपन ने भी क्या पढ़ा था, 1950-60 में बेल्जियम लड़ रहे थे। बेल्जियम वाले भी परेशान है यार, कब तक लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कब तक मारते रहेंगे। बेल्जियम ने 4 संविधान संशोधन, संविधान पहले बन चुका था, अपने संविधान में 4 बदलाव किए। बदलाव क्या क्या किए समझते हैं। पहला बदलाव कि भैया जो भी
बेल्जियम की, जो भी बेल्जियम की केंद्र सरकार, पूरे बेल्जियम की जो केंद्र सरकार होगी उसमें जितने मंत्री डच भाषा के होंगे उतने फ्रेंच के। तो बेल्जियम ने एक कानून क्या लाए कि भैया जब भी हमारे यहाँ केंद्र सरकार बनेगी तो उसमें अगर 10 मंत्री हुए तो 5 डच भाषा बोलने वाले और 4 फ्रेंच वाले। देखो जबकि डच कितने परसेंट थे, 59% थे। फ्रेंच कितने थे, 40 थे। फिर भी क्या बोला, दोनों की संख्या बराबर बराबर रहेगी। क्या ये रास्ता सिंघलियों ने अपनाया था? नहीं अपनाया था। बोले हम सब, सारी नौकरी, सारे मंत्री सब हमारे होंगे। प्लस देश में अगर कोई भी विशेष कानून बनेगा तो दोनों की सहमति से बनेगा। केवल डच कोई कानून नहीं बना सकता, फ्रेंच कोई कानून नहीं बना सकता, दोनों मिलकर। ये कहां की बात हो रही, केंद्र सरकार की। तो एक कानून बनाया, बोला केंद्र में दोनों बराबर बराबर होंगे। फिर बात की राज्य सरकारों की। उन्होंने कहा कि भैया यहां पर जो फ्लेमिश क्षेत्र है, यहां एक राज्य सरकार, जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार, ऐसी फ्लेमिश में एक राज्य सरकार बनेगी जहां डच का शासन होगा, और एक वेलोनिया में सरकार बनेगी जहां फ्रेंच का होगा। दो केंद्र सरकार, पूरे राज्य देश का जो सरकार होगी केंद्र सरकार, उसमें दोनों प्रधानमंत्री, दोनों डच और फ्रेंच दोनों के मंत्री होंगे। पर केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी होंगी, एक डच की राज्य सरकार, एक फ्रेंच की, और दोनों को स्वायत्तता दी जाएगी। क्या तमिल ने भी अपने इलाके की राज्य सरकार मांगी थी, क्षेत्रीय सरकार मांगी थी? सिंघलियों ने दी? नहीं। तमिल क्या कहते थे, भैया हमें यहां पर दे दो। देखो तमिल का, श्रीलंका का मैप देखो, श्रीलंका क्या कहते थे तमिल, कि हमें यहां पर एक राज्य सरकार दे दो। सिंघलियों के नहीं, पूरे श्रीलंका में सिंघलियों की सरकार होगी। पर बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने कहा कि केंद्र सरकार में तो दोनों के बराबर बराबर होंगे, राज्य सरकारें भी बनाई जाएंगी, यहां पर डच की राज्य सरकार, यहां फ्रेंच की, और ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। अधीन नहीं होगी मतलब स्वायत्त होगी, ऑटोनोमस होगी। तो अधीन नहीं मतलब पूरी फ्रीडम दी जाएगी। डच से बोला जाएगा तुम अपना यहां शासन करो, डच के लोगों के लिए केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। और फ्रेंच वालों से बोला तुम फ्रेंच वाले लोग अपने ऊपर शासन कर लो, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बहुत अच्छा। अब राजधानी ब्रुसेल्स, ये देखो ये राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनेगी, ब्रुसेल्स में अलग। तो केंद्र सरकार अलग बनेगी जिसमें दोनों बराबर बराबर। फ्लेमिश और बेलोनिया में अलग अलग राज्य सरकार बनेगी। फ्लेमिश में डच, सारे डच रहेंगे, बेलोनिया में सारे फ्रेंच रहेंगे। पर यहां एक अलग सरकार बनेगी ब्रुसेल्स में, जिसमें जितने डच होंगे उतने फ्रेंच। जबकि ब्रुसेल्स में डच केवल कितने हैं, 20%, फ्रेंच कितने हैं, 80%। तो फ्रेंच कह सकता था ना कि हम तो 80% है तो मैं बराबर क्यों दें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ब्रुसेल्स में सरकार बनेगी दोनों बराबर बराबर। क्या सिंघलियों ने 74% होने के बाद 18% वाले तमिल वालों को बराबर अधिकार दिए? नहीं, पर बेल्जियम में बराबर बराबर अधिकार दिए गए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों के मन में सवाल कि सर डच का अच्छा हो गया, फ्रेंच का अच्छा हो गया, पर जर्मन का क्या हुआ? वो तो 1% थे, क्या उनके लिए कुछ होगा? बिल्कुल होगा। समझो, इन्होंने कहा कि ये जो फ्लेमिश क्षेत्र है यहां राज्य सरकार तो होगी, पर छोटी छोटी सामुदायिक सरकार भी होगी। ये क्षेत्र डच के है तो यहां सारे डच होंगे, यहां भी छोटी छोटी सामुदायिक सरकार होगी। जैसे अपने यहां नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ऐसे वहां बोलते थे सामुदायिक सरकार, क्योंकि यहां अलग अलग समुदाय के लोग होंगे। ऐसी यहां पर जर्मन की भी सामुदायिक सरकार होगी। तो केंद्र सरकार पूरे बेल्जियम में कौन रहेंगे? डच और फ्रेंच बराबर। ब्रुसेल्स की सरकार में कौन रहेंगे? डच और फ्रेंच बराबर। राज्य सरकार, डच की अलग राज्य सरकार, फ्रेंच की अलग राज्य सरकार। और तीसरा छोटी छोटी पंचायत जैसी सामुदायिक, जिसमें जर्मन वालों की भी खुद की सामुदायिक सरकार होगी। तो एक सामुदायिक सरकार भी बनाई जाएगी तीसरे स्तर की, क्योंकि सबसे ऊपर बनाई जाएगी केंद्र सरकार, इसके नीचे होगी क्षेत्रीय सरकार, और इससे नीचे होगी सामुदायिक सरकार। केंद्र सरकार में जितने डच उतने फ्रेंच, 50-50। क्षेत्र में डच की अलग सरकार फ्लेमिश में, फ्रेंच की अलग सरकार वेलोनिया में, और सामुदायिक में डच की अलग, फ्रेंच की अलग और जर्मन की अलग। तो तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक। क्या मस्त सिस्टम, ना डच को प्रॉब्लम, ना फ्रेंच को प्रॉब्लम, ना जर्मन को प्रॉब्लम। इसका मतलब यहां गृह युद्ध नहीं हुआ, डच और फ्रेंच मिलकर रहने लगे, क्योंकि पहले कैसे थे, लड़ते थे। अब वहां गृह युद्ध हुआ ही नहीं। तो बेल्जियम स्मार्ट कंट्री,
उसे पता था कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हक छीनोगे तो गृह युद्ध होगा। श्रीलंका ने 20-30 साल गृह युद्ध झेला। हमारे यहां भी जनजातियों का हक छीना गया, नक्सली बन गए, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं ना, कितनी हत्याएं होती हैं क्योंकि जनजातियों को, आदिवासियों को हमने उनका हक दिया ही नहीं। तो जब भी आप किसी समाज के वर्ग का हक छीनोगे तो गृह युद्ध होगा। भारत में है नक्सली, भारत में खालिस्तान की मांग उठ रही, कश्मीर में प्रॉब्लम है, उत्तर पूर्व में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम श्रीलंका वाला मॉडल अपना रहे। अगर हमने बेल्जियम वाला मॉडल अपनाता, सारे वर्गों को बराबर अधिकार दिए जाते, तो हमारे यहां गृह युद्ध टल जाता। बेल्जियम स्मार्ट कंट्री, गृह युद्ध टल गया। बेल्जियम की पूरे यूरोप में तारीफ, यूरोप का देश है, पूरे यूरोप में तारीफ। तो यूरोप का एक संघ है जिसे बोलते हैं यूरोपीय संघ, उनने कहा हम अपना मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में बनाएंगे। तो यूरोपीय संघ ने कहा हम अपना मुख्यालय बेल्जियम में बनाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा देश, समझदार देश है। तो श्रीलंका का उदाहरण, जहां उसने सत्ता की साझेदारी नहीं की, पूरी सत्ता सिंगलियों ने हड़पने की कोशिश, क्या हुआ, बर्बाद हो गया। वहीं बेल्जियम जैसे स्मार्ट देश, सत्ता को बांटा, कुछ डच ने, कुछ फ्रेंच ने, दोनों को सत्ता दी गई। जर्मन तक का ध्यान रखा गया जो 1% थे। इससे क्या हुआ, वहां हमेशा सब मिलजुल के रहते थे, और वहां यूरोप में इसकी इज्जत बहुत है कि भैया बहुत अच्छा देश है, और इसलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स पे। तो कहानी तो हमने पढ़ ली, सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम ही क्या था, सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका ने नहीं की, भुगतना पड़ा, ब्रुसेल ने की, फायदा हुआ। अब सवाल आता है सत्ता की साझेदारी कितने तरह से हो सकती, सत्ता को बांटा कितने तरह से जा सकता है। तो अब हमें समझना है सत्ता की साझेदारी के रूप। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? कि इन दो कहानियों से दिमाग में कुछ बैठा कि क्या बहुसंख्यक जैसे डच थे 59 के, उनको सब कुछ हड़प लेना चाहिए? क्या श्रीलंका में सिंगली जो 74% थे उन्हें सब हड़प लेना चाहिए? नहीं हड़पना चाहिए। जो कम संख्या में है उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब सवाल आता है कितने तरह से सत्ता बांटी जा सकती? 4 तरीके। पहला क्षैतिज तरीके से, क्षैतिज मतलब एक सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल। दूसरा है ऊर्ध्वाधर। तो जब हम सत्ता को ऐसे बांटेंगे तो इसे कहेंगे क्षैतिज वितरण, और जब सत्ता को ऐसे बांटेंगे उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जब एक स्तर पर रखेंगे तो क्षैतिज, अलग अलग स्तर पर रखेंगे ऊर्ध्वाधर। तीसरा तरीका सामाजिक सामुदायिक वितरण। तीसरा वितरण कौन सा होगा? सामुदायिक, अलग अलग समूह। बेल्जियम ने किया था ना छोटी छोटी सामुदायिक सरकार, उसको कहते हैं सामुदायिक वितरण। और चौथा होगा दबाव समूह और आंदोलन। तो अब हमें समझना है कि कैसे बांटी जाती है सत्ता। बेल्जियम ने बांटा तो वो कौन सा मॉडल था, हमें समझना है। भारत में कौन सा मॉडल चलता है, ये हमें सारा समझना है। तो सत्ता की साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं? 4। क्षैतिज वितरण इस तरह से, ऊर्ध्वाधर वितरण इस तरीके से, समाज के अलग अलग समुदायों के बीच वितरण सामुदायिक, और चौथा दबाव समूह और आंदोलन। अब 4 हमें समझना है सत्ता की साझेदारी के स्वरूप। यहां तक पूरी कहानी समझ में आई? तो नेक्स्ट पार्ट जो तुरंत ही अपलोड होगा उसमें आपको यह समझाया जाएगा सत्ता की साझेदारी के रूप। इसके बाद आपको समझाया जाएगा इनसे बनने वाले प्रश्न। चलो हम देखते हैं यहां तक हमसे जो भी हमने पढ़ा उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हमसे क्या कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं? ठीक है, तो अभी ये चैप्टर पूरा नहीं, हम वापस आएंगे इस चैप्टर पे। हमें ये चेक करना है जितना हमने पढ़ा उतना नॉलेज टेस्ट तो कर लें, चेक तो कर लें। टेस्ट योर नॉलेज। पहला, बेल्जियम के 2 मुख्य भाषा बोलने वाले समुदाय कौन से? बताओ बेल्जियम में कौन रहते थे? तो आंसर हो जाएगा डच और फ्रेंच। दूसरा सवाल, बेल्जियम में सबसे ज्यादा टकराव कहां होता था? तो पूरे बेल्जियम में ही लड़ते थे डच और फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच अमीर थे, डच गरीब थे, लड़ाई तो होगी, पर सबसे ज्यादा लड़ाई कहां होती थी? ब्रुसेल्स, राजधानी में, क्योंकि मामला पलट गया। जो पूरे देश में सबसे कम थे फ्रेंच, सबसे कम मतलब सबसे कम थे, वो ब्रुसेल्स में ज्यादा थे। तीसरा सवाल, श्रीलंका की जनसंख्या भारत के किस राज्य के बराबर है? हरियाणा। अगला सवाल, बेल्जियम में सबसे पावरफुल अमीर भाषा बोलने वाले कौन से थे? फ्रेंच। आपको बताया सबसे अमीर फ्रेंच थे। श्रीलंका भारत के किस राज्य के दक्षिण में? तो श्रीलंका का भी मैप देखा था, भारत के किस राज्य के दक्षिण में है? तमिलनाडु। क्या इस लेक्चर से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं? श्रीलंका में कौन सा समुदाय था जो ज्यादा था? तो सिंगली 74%। अगला सवाल, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1948। अगला सवाल, श्रीलंका में बहुसंख्यकवादी कानून
जिसमें सब कुछ सिंहलियों ने हड़प लिया था, कब लाया गया? 1956। अगला सवाल, श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया? बाकी किसी को भाव ही नहीं दिया, सिंहली भाषा को। अगला सवाल, तमिलों की डिमांड क्या क्या थी? तो आपको पता ही है कि स्वायत्तता दी जाए। और क्या डिमांड थी? ये पूरा आंसर लिख दे रहे, हमें अलग से एक क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, स्वतंत्र ईलम, तमिल ईलम दिया जाए। और क्या था? शिक्षा और नौकरियों में हमें बराबर प्राथमिकता दी जाए। तमिलों नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि तमिल कौन सा राज्य चाहते थे। तो तमिल कौन सा राज्य चाहते थे? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्वतंत्र तमिल ईलम। ये कहां था? उत्तर में और पूर्वी में। मैप अगर याद हो, उत्तर और पूर्वी में। तमिल श्रीलंका के किस भाग में रहते थे? तो उत्तर पूर्वी, अभी हमने देखा था वो। अगला, बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार। तो बेल्जियम में एक केंद्र सरकार, फ्लेमिश और बेलोनिया में राज्य सरकार, पर उसके नीचे एक और सरकार थी, सामुदायिक सरकार। अगला सवाल, ये अभी जो अगले सवाल यहां से आएंगे वो हमारे अगले लेक्चर से आएंगे। तो जो भी है, जितना भी लेक्चर आपने इसको पढ़ा, आप इस पर कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं तुरंत कल आपको मॉर्निंग में ही इसका अगला पार्ट, तो कल सुबह हम इसके अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।